वोट चोरी से बनी हुई सरकार अपराधियों के संरक्षण से चलती है। जो सरकार वोट चोरी से बनी है उस सरकार को अपराधी चलाते हैं। इसीलिए बिहार की हालत ये है कि आज मानसून में जितना पानी नहीं बरसा उससे ज्यादा मूर्तियां बरसी है। तो वोट चोरी से बनी हुई सरकार लोगों के शासन प्रशासन और सुशासन के अधिकार वोट चोरी को रोकने के लिए और लोगों की नौकरी के लिए, पलायन को रोकने के लिए, भागीदारी के लिए हमारा साथ दीजिए। जब बिहार के नौजवान सबको करते हैं, अपना हक मांगते हैं, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। हम नौकरी मांग रहे हैं, हमको लाठियां दी जाती है। तो वोट चोरी से बची सरकार रोजगार चोर। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक अभी संपन्न हो चुकी है और बैठक से बाहर निकल कर आ रहे हैं तमाम नेता, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए और आप देखिए कि किस तरह से बाहर निकल कर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। और राहुल गांधी के साथ आपको इन तस्वीरों में और भी कई दिग्गज नेता नजर आएंगे। तो देखिए, तस्वीरें आपने देख ली हैं और आपको बता दें कि जैसे ही बैठक संपन्न हुई वैसे ही उसके बाद बाकायदा बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इन नेताओं ने। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। देखिए, बड़ा बयान दे दिया है, बता दिया है कि आज बैठक में 2 प्रस्ताव पारित हुए हैं। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये 2 प्रस्ताव क्या कुछ है। तो सबसे पहले आप सुनिए कि नेताओं ने क्या कुछ कहा है। राजनीतिक प्रस्ताव तो आपको मिल गया होगा, नहीं मिला तो भी मिल जाएगा, भी आ जाएगा। पर इस राजनीतिक प्रस्ताव में कई मुद्दे शामिल हैं। खास तौर से जो वोट चोरी अभियान राहुल जी ने निकाला है, और इस प्रस्ताव के संदर्भ में राहुल जी ने कहा भी कि अगले 1 महीने में मिनी हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम, प्लूटोनियम बम, अलग अलग बम फोड़ने वाले अलग अलग जगहों में। ये शुरुआत है कर्नाटक के महादेवपुरा और आनंद से जुड़े हुए जो खुलासे हुए हैं, ये शुरुआत है। और वोट चोरी अभियान के बारे में इस प्रस्ताव में काफी लंबा जिक्र है। और जो अभी हमारे जो प्रभारी संगठन ने आपको बताया है कि 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक 5 करोड़ हस्ताक्षर का अभियान निकाला जाएगा। और ये 5 करोड़ सिग्नेचर हस्ताक्षर इलेक्शन कमीशन को सौंपे जाएंगे। एक इलेक्शन कमीशन जो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ने साजिश रची है, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के कठपुतली बन गए हैं। उस संदर्भ में जो हम सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं, वही 5 करोड़ हस्ताक्षर हम इलेक्शन कमीशन को सौंपेंगे। इसके अलावा कूटनीति पर काफी बहस हुई। प्रस्ताव में भी इसका बहुत जिक्र है। राहुल जी ने भी इस पर अपने अंतिम भाषण में कहा कि कूटनीति की विफलताएं जो हमें देखने को मिल रहा है, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं कूटनीति को लेकर, और ये सारे दोस्त प्रधानमंत्री के और दोस्तों ने ही ऐसा स्थिति पैदा कर दी है कि हमारी कूटनीति की विफलता सामने आई। अमेरिका, चीन, और कुछ ही दिन पहले हमें समाचार पढ़ने को मिला कि सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी मामलों पर, सुरक्षा मामलों पर एक समझौता किया। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, सभी देशों को लेकर इस प्रस्ताव में जिक्र किया गया है, इस पर चर्चा की गई है। और कूटनीति अभी एक बहुत बड़ी भूमिका है मोदी सरकार की। जीएसटी त्योहार मना रहे हैं। 8 साल पहले राहुल जी ने खुद कहा था कि जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं है पर गबर सिंह टैक्स। 8 साल लगे हैं। पहला धक्का हमारे अर्थव्यवस्था को नोटबंदी से मिला
और दूसरा धक्का 1 जुलाई 2017 को एक गब्बर सिंह टैक्स एक्ट था। 8 साल से हम मांग कर रहे हैं कि इस जीएसटी में भारी मूल सुधार लाने की जरूरत है। जीएसटी 2.0 लाने की जरूरत है। 8 साल बाद मजबूरी में दर काटे गए हैं, पर जब आमदनी नहीं बढ़ी है पिछले 10 सालों में, सिर्फ दर काटने से ग्राहक बाजार में नहीं आएंगे और चीजें खरीदेंगे जितना की उम्मीद होगी। तो इस जीएसटी को भी लेकर ये जो सुधार या जीएसटी ये जो परिवर्तन के दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये बहुत अधूरा है, बहुत अपर्याप्त तरीके से किया गया है, सही तरीके से नहीं किया गया है। राज्यों पर इसका बहुत भारी बोझ पड़ेगा। मुआवजा राज्यों को सही मायने में नहीं मिल रहा है और जीएसटी को भी लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि इससे अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज मिलेगा, अर्थव्यवस्था में जीडीपी का दर बढ़ेगा, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। सामाजिक ध्रुवीकरण को लेकर प्रस्ताव में चर्चा है और सामाजिक न्याय को लेकर खास तौर से जाति जनगणना जो एकमात्र कारण है। मोदी सरकार ने 8 साल से चुप्पी नहीं तोड़ी थी जाति जनगणना को लेकर, पर अभी उन्होंने अपना निर्णय दिया है कि 2027 के फरवरी महीने में ये जाति जनगणना करवाया जाएगा। तो ये कांग्रेस पार्टी के दबाव के कारण, राहुल जी और खड़गे जी के अभियान के कारण ही हुआ सामाजिक न्याय। और सवाल तो होता है कि सामाजिक सर्वेक्षण बिहार में तो हुआ था, 65% आरक्षण की घोषणा की गई थी, पर क्या वजह है, क्या कारण है कि प्रधानमंत्री उस आरक्षण अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा नहीं दे पाए। 30 साल पहले कांग्रेस सरकार ने तमिलनाडु के 69% आरक्षण अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा दिया था, पर बिहार के 65% आरक्षण जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रद्द किया गया था, उसको संवैधानिक सुरक्षा अभी तक प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है और ये डबल इंजन सरकार की विफलता है। तो आर्थिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय और सामाजिक ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं, कूटनीति के मुद्दे हैं, ये सब आपको मिल जाएगा इस प्रस्ताव में। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया और इस पृष्ठभूमि तो संदर्भ तो बिहार का चुनाव है और इसीलिए विशेष एक प्रस्ताव और बिहार की जनता के नाम पर एक निवेदन किया गया है इस एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी के द्वारा, जो अभी आपको बताया। तो स्वागत है। जैसा कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन ने बताया कि आज पटना के सराकत आश्रम में एक ऐतिहासिक एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। वैसे तो इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, देश भर के विषय पर चर्चा हुआ, संगठन सृजन पर चर्चा हुआ, लेकिन इस बैठक का फोकस बिहार था और वोट चोरी का सवाल था। और उसी बैठक से एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं उनका एक अपील भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आई है। आपके माध्यम से हम अपने बिहार के सभी भाइयों बहनों से यह अपील करना चाहते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इस अपील का जो पहला बिंदु है वो ये है कि देश के आजादी के आंदोलन से लेकर के बिहार में जब पहली सरकार बनी तो उस सरकार ने बिहार का औद्योगिकीकरण किया। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा रेल यार्ड कारखाना खुला, उर्वरक के कारखाने खुले, रिफाइनरी खुला, थर्मल पावर प्लांट लगा, 33 से ज्यादा चीनी मिल की स्थापना हुई, विश्वविद्यालय स्थापित हुए, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। तो बिहार में कांग्रेस पार्टी की शुरुआत आजादी के आंदोलन से लेकर के आजादी के बाद औद्योगिकीकरण से शुरू होती है, जिसका फोकस समाज के अंतिम पायदान खड़े व्यक्ति तक विकास की उस धारा को पहुंचाना था, उनको बराबरी का अधिकार दिलाना था,
उनके लिए सामाजिक न्याय, उनके हक और अधिकार को लेकर के लड़ना था। यही हमारी लोकतंत्र की मूल आत्मा है। और इस बैठक में यह अपील की गई कि जब आज लोकतंत्र पे हमला हो रहा है तो लोकतंत्र की जननी बिहार से ही उस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई छेड़ी जाएगी। और इस अपील में यह साफ साफ कहा गया है कि राहुल जी का मताधिकार यात्रा या इस बात के संकल्प को दोहराता है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में 1 पर्सन 1 वोट के उस अधिकार को, संविधान को, लोकतंत्र को झुकने नहीं देगा, मिटने नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोकतंत्र के लिए, वोट चोरी के खिलाफ, अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। यह बात हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार जमीन की चोरी करेगी। और यह बात बार बार राहुल जी उठा रहे थे, कांग्रेस पार्टी उठा रही थी कि जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार पेपर लीक कराएगी, वो सरकार पलायन नहीं रोकेगी, वो सरकार भ्रष्टाचार करेगी, वह सरकार देश के जल जंगल जमीन को अपने दोस्तों के हवाले करेगी। और ये देखने को मिला कि कैसे यह वोट चोरी से बनी सरकार जमीन चोर की। और अभी भागलपुर में प्रधानमंत्री जी के दोस्त को 1 रुपए प्रति एकड़ के दर से जो है उनको जमीनें दी गई है। तो यह वोट चोरी की सरकार जमीन चोर है। और जब सरकार वोट चोरी से बनती है तो सिर्फ जमीन चोरी नहीं करती है, वो इस देश के, इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य चोरी करती है, वह लोगों के रोजगार को छीनती है। तो यह जो वोट चोरी से बनी सरकार है वह रोजगार चोर सरकार है। और वो रोजगार चोर सरकार ऐसे है कि आप बीपीएससी का एग्जाम उठा करके देख लीजिए, TRE-4 का एग्जाम उठा करके देख लीजिए, बिहार में होने वाला कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पेपर लीक नहीं हो रहा है। और उसके खिलाफ जब बिहार के नौजवान सड़कों पर उतरते हैं, अपना हक मांगते हैं, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। हम नौकरी मांग रहे हैं, हमको लाठियां दी जा रही है। तो वोट चोरी से बनी है सरकार रोजगार चोर है। इसके साथ साथ हमने बिहार में ये देखा है कि आए दिनों लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। और आज कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि यह सुशासन नहीं है, कुशासन है। और ऐसा लगता है कि प्रशासन जो है बहुत लंबी छुट्टी पे चली गई है बिहार की। प्रशासन तभी एक्टिव होता है जब स्टूडेंट को पीटना हो, जब शिक्षकों को पीटना हो। प्रशासन तभी एक्टिव होती है जब शराब माफिया से भ्रष्टाचार में पैसा वसूलना हो। इस प्रदेश का शासन और प्रशासन जो है वो लंबे समय के लिए छुट्टी पे चला गया है। इसीलिए वोट चोरी से बनी हुई सरकार अपराधियों के संरक्षण से चलती है। जो सरकार वोट चोरी से बनी है उस सरकार को अपराधी चलाते हैं। इसीलिए बिहार की हालत ये है कि आज मानसून में जितना पानी नहीं बरसा उससे ज्यादा गोलियां बरसी हैं। तो वोट चोरी से बनी हुई सरकार लोगों के शासन, प्रशासन और सुशासन के अधिकार की भी चोरी करती है। बिहार के मतदाताओं के नाम जारी किया है। हम उसके एक एक बिंदु को डिटेल्स नहीं बोल रहे हैं, संक्षेप में आपके बीच में रखा है। यह अपील आप तमाम मीडिया के साथियों को मिल जाएगा। और हमारा आपसे निवेदन है कि बिहार के हक की इस लड़ाई में, संविधान बचाने की इस लड़ाई में, वोट चोरी को रोकने के लिए और लोगों की नौकरी के लिए, पलायन को रोकने के लिए, भागीदारी के लिए इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप जानते हैं, आप बोलते हैं, और ये लंबे समय तक बिहार की राजनीति पिछड़ा रहा और इसकी बात का टिकरा आपकी पार्टी को बढ़ जाता है। तो क्या इसके लिए आपकी पार्टी बिहार में से माफी मांगेगी? लंबे समय तक ग्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ला करके बिहार को भारत का उपप्रदेश बनाकर रखा जाएगा। 45 साल से अब इतिहास में बच जाइए। आज की हकीकत की बात कीजिए। आज की हकीकत है वोट चोरी, और वोट चोरी का नतीजा है पेपर की बेरोजगारी, महंगाई। आप इस मुद्दों से ध्यान हटाकर आप मुझसे सवाल, आपके और कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 60 साल पहले आपने क्या किया। आप जानते हैं कि पहला तेल का कारखाना बिहार में लगाया गया और इसकी कड़ी आलोचना हुई। पंडित जी की कड़ी आलोचना की, क्यों आप बरौनी में लगा रहे हैं, क्यों नहीं आप जहां तेल आप निकाल रहे हैं, तेल और नहीं निकाला जा रहा है, पाइपलाइन लगाया गया, बिहार में वो तेल लगाया गया और कारखाना बना अविभाजित बिहार में। तो इतिहास में कई बातचीत हो सकती है,
मुझे भी इतिहास की कुछ जानकारी है। मैं रविशंकर प्रसाद का जवाब देना चाहता हूँ। हम एक राजनीतिक पार्टी है, हम राजनीतिक बैठक नहीं करेंगे तो और क्या बैठक करेंगे। राजनीतिक पार्टी सिर्फ राजनीतिक बैठक करती है, राजनीतिक मुद्दों लेती है। और रविशंकर प्रसाद जी को चिंता होनी चाहिए। लद्दाख में अभी अभी बीजेपी का ऑफिस चलाया गया है, वो वोट चोरी को लेकर हमारी आलोचना कर रहे हैं, उद्योगीकरण को लेकर हमसे सवाल कर रहे हैं। आप हमारे बीजेपी के मित्रों और साथी, और वहाँ बीजेपी के ऑफिस पहले मणिपुर में चला और अभी अभी 1 घंटे पहले लद्दाख में रेलवे बीजेपी का ऑफिस चलाया गया। तो चिंता उनको उन विषयों पर होना चाहिए। लेकिन महागठबंधन में आज तक आपने अपना फेस क्लियर नहीं किया। लगातार आपसे सवाल पूछे जाते रहे, आप स्टेप करते रहे कि आपका चेहरा तेजस्वी होगा या कांग्रेस का कोई होगा, इसको देश पर करेंगे। शुक्रिया। बार बार कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के प्रयासों को गलत रास्ते में ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी महागठबंधन बिहार के लोगों के मुद्दों को लेकर एकजुट होकर आगे बढ़ रही है। मुझे ताज्जुब होता है कि सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोर रोजगार चोर भी है। सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोर आमदनी और बचत चोर नहीं है। सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोर ने क्राइम बढ़ा दिया। सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोरों ने किसानों का दाम दुगना नहीं किया। सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोरों ने पेपर लीक करवाया। सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोरों ने पेपर लीक करवा के छात्रों पे, युवाओं पे लाठीचार्ज करवाया। मुद्दे बिहार के हैं, बिहार की जनता के हैं, और उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जनता की आवाज बनिए, बिहार की आवाज बनिए, भारत की आवाज बनिए और वोट चोरों से सवाल कीजिए। 11 साल में आपने क्या किया, 20 साल में आपने क्या किया। सवाल ये है, बिहार के हैं, भारत के हैं, जनता के हैं। धन्यवाद। सर हमारे सहयोगी प्रशांत जी ने जो सवाल पूछा, तमाम सवालों में एक सवाल तो ये बनता ही है ना कि महागठबंधन का चेहरा कौन है। पहला सवाल आपसे। दूसरा सर, इसी साथ की जो संगठन सृजन अभियान है, इसका कोई टाइमलाइन है क्या? क्योंकि उदयपुर से लेके अहमदाबाद तक लगातार संगठन को मजबूत करने की बात आप लोग भी की थी, तो 10 राज्यों में चल रहा है। इज देयर अ टाइमलाइन फॉर दिस वन? There are timelines. Clearly, we told about there are timelines. 2025 is the Sankaran Srijan Abhayan ka timeline. Maybe sometimes it will extend 1 or 2 months. That's Will all. it be across the country? Across the country. Will be across the country. जवाब जो देंगे तेजस्वी वाले पे जवाब दे दीजिए ना। तो सुना आपने कि बैठक के भीतर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक से बाहर निकल कर आए तमाम नेताओं ने सब कुछ बता दिया है, और बता दिया है कि आखिर अंदर में क्या कुछ हुआ है, बता दिया है कि क्या वाकई में सीटों को लेकर के भी चर्चा हुई। देखिए, यहाँ पर सवाल पूछा गया था कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, क्या इस बात पर मुहर लग गई है। इस सवाल का क्या कुछ जवाब दिया है नेताओं ने, वो भी हमने आपको सुनाया है, और आपने सुना है कि नेताओं ने साफ साफ बता दिया है कि कांग्रेस आगे आगे बहुत कुछ करने जा रही है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।